नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। आज का जो हमारा प्रश्न है वो जीएस पेपर 2 से है, जिसमें हम भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं, इन्हें प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, मूल्यांकन कीजिए। ये 8 अंक का प्रश्न है और ये सामाजिक न्याय से है। मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो जीएस पेपर 2 है उसमें आप लोग के पाठ्यक्रम में सोशल जस्टिस भी एक पार्ट है, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए, चूंकि मैंने आपसे कमिटमेंट ही किया है कि ये जो हमारा सीरीज है अब की बार मेंस पार, इसके तहत मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे प्रत्येक दिन प्रत्येक टॉपिक से हम महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो इसी के तहत आज का जो हमारा प्रश्न है वो सोशल जस्टिस से है। और बिना समय गंवाए आइए प्रश्न देखते हैं। ये शेड्यूल है, इसमें तो आप लोग बने ही रहिए और इसलिए डेली डेली बने रहिए क्योंकि हम यहाँ डेली मंडे टू फ्राइडे 2 प्रश्न करवा रहे हैं। अगर आप एक दिन भी स्किप करेंगे तो वो आपका छूटेगा और आपके लिए फिर वो बर्डन बनेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो उसको फिर कैरी ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा समय भी नहीं, 15 से 20 मिनट एक वीडियो में लगता है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट हम उम्मीद करते हैं कि दोनों समय दोनों मीटिंग में बने रहिए आप लोग। चलिए एक बार पुनः हम प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं, इन्हें प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, मूल्यांकन कीजिए। देखिए, आपका प्रश्न है ये 2 पार्ट में है और एक पार्ट में तो आपको बताना कि जो भारत में नागरिक अधिकार पत्र है, मतलब सिटीजन जो चार्टर है, वो प्रभावी नहीं हो सके हैं, तो इसमें बताना। और फिर इनको अगर प्रभावी या अर्थपूर्ण बनाना की आवश्यकता है तो इसी का जो है वो मूल्यांकन करना है। तो ये 2 डायमेंशंस में प्रश्न है और आपको भी मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न करने की पहली शर्त ही यही है कि प्रश्न को खूब ध्यान से पढ़िए और उसमें पूछा क्या जा रहा है, कितने भागों में प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब प्रश्न की डिमांड क्या है। जब आप उसको लेकर के आश्वस्त हो जाइए तब आप जो है पेन चलाइए। भले ही परीक्षा में आपका 30 सेकंड 45 सेकंड या 1 मिनट तक प्रश्न समझने में लग जाए, लगने दीजिए, क्योंकि जब आप प्रश्न को समझ जाएंगे तब सही मायने में जो भी लिखेंगे वो प्रश्न के साथ न्याय करते हुए लिखेंगे, टू द पॉइंट बने रहेंगे। नहीं तो हम तो ऐसी कॉपियों को चेक करते हैं कि प्रश्न में पूछा कुछ गया है और बच्चा लिख के कुछ आ रहा है। मतलब बच्चे का कॉन्फिडेंस भी देखिए, उसका ये है कि सर हमको जो आ रहा है हम लिख दे रहे हैं और बाकी आप अपने काम की चीज़ें छाटिए। तो इस तरह ये अप्रोच बहुत गंदा होता है। ये इस अप्रोच में आप जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को तो पास कर लेंगे, लेकिन इस कंपटीशन में तो आपका गला कट जाएगा। और इसीलिए जब मुख्य परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद जब मार्कशीट जारी होती है तो स्थिति ये रहती है कि 200 में, सोचिए वो बच्चा जो प्रीलिम्स पास करके गया होता है मुख्य परीक्षा में 200 में कितना पाता है, 45 नंबर, 48 नंबर, 50 नंबर। सोचिए कितना खराब पाता है। और 50% पाने में तो पसीने छूट जाते हैं। वही है कि वो प्रैक्टिस नहीं होती है, टू द पॉइंट नहीं लिखा जाता, क्योंकि उत्तर लेखन भी जो है वो एक कौशल है और ये ऐसा कौशल है कि जब तक आप इसमें निरंतर लिखेंगे नहीं, ये डेवलप नहीं होगा। आप सोचिए कि आप ज्ञान के सागर हैं, तो ज्ञान के सागर से आप लेक्चर दे सकते हैं, आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा नहीं पास कर सकते। मुख्य परीक्षा के लिए आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक अनुशासन में लाएगा। वही अनुशासन जो है आपको मुख्य परीक्षा पास कराएगा, क्योंकि वहाँ आप एक टाइम बाउंड में लिखना सीखेंगे। फिर प्रश्न में भूमिका निष्कर्ष बीच का पार्ट कैसे लिखना, ये सारी चीज़ें जब तक आप सुव्यवस्थित तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपका अच्छा उत्तर बनेगा नहीं, और जब अच्छा उत्तर नहीं बनेगा तो मुख्य परीक्षा पास नहीं करेंगे। चलिए, आप लोग को लगता होगा कि सर जो है हमारा 2-3 मिनट बेकार कर देते हैं। देखिए, बेकार नहीं करते हैं, आप लोग को बार बार हर 2-4 वीडियो के बाद ये एक तरीके से थपकी देते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी डिमांड ही यही है
कि आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि अब जो परीक्षा है वो आपके ज्ञान के साथ साथ आपके राइटिंग स्किल की भी जो परीक्षा है, क्योंकि अब प्रश्न बहुत ज़्यादा करने होते हैं। और समस्या तो तब होती है कि एक मीटिंग में तो आपने लिखा 3 घंटा, उसके जस्ट 1 घंटे के बाद फिर आपको 3 घंटे का पेपर लिखना होता है। और ये एक दिन नहीं, ये 4 दिन प्रक्रिया चलती है। सोचिए कि मस्तिष्क का और शरीर का क्या हाल होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे तरीके से लिखने का एक ही उपाय है कि खूब आंसर राइटिंग करिए, उसका कोई विकल्प नहीं है। चलिए, हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका कि किसी भी देश के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुशासन जो है एक अनिवार्य शर्त होती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक क्रियाशीलता सुशासन के जो है वो 3 प्रमुख पहलू हैं। और नागरिक चार्टर इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण जो है वो उपकरण है। मतलब भूमिका में ही जो है आप अपने प्रश्न में उतर गए, और इसी तरीके से आपको मुख्य परीक्षा में करना भी। यदि 8 अंक का प्रश्न है तो इससे बड़ी भूमिका आपको लिखनी ही नहीं है। फिर आगे बताइए कि नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर नागरिक अधिकार पत्र दिया हो या सिटीजन चार्टर तो दोनों एक ही होते हैं। या सिटीजन चार्टर एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी संस्था या संगठन द्वारा अपने नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं से जुड़ी जानकारी देता है। इसमें संगठन की सेवाओं के मानक, शिकायत निवारण और शिष्टाचार की जो है वो जानकारी होती है। मतलब ये 15 से 20 शब्दों में नागरिक अधिकार पत्र क्या है इसके बारे में भी आपने बता दिया संक्षेप में। और भूमिका में जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर भूमिका में की पॉइंट क्या है, तो की पॉइंट वही आप बनाइए जिसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ चूंकि सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र के बारे में पूछा गया है तो इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, यही आपकी भूमिका हो गई। फिर नागरिक चार्टर में निम्न बातों का उल्लेख होता है। सबसे पहला क्या उल्लेख होता है कि संगठन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा। अगर किसी संस्था में नागरिक अधिकार पत्र जो है वो चस्पा है तो उसमें जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती है वो यही होती है कि संगठन के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उनका जो है क्रमवार विवरण उसमें लिखा होता है। फिर ग्राहकों के ब्यौरे होते हैं उसमें। मतलब अभी ये मत सोचिएगा कि जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो उसमें नहीं, उसमें सामान्य परिचय दिया जाता है ग्राहकों का। फिर प्रत्येक ग्राहक समूह को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का जो है वो विवरण देता है कि मतलब हमारी संस्था जो है वो जो हमारे ग्राहक हैं उनको हम क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं उसका भी जो है वो विवरण होता है उसमें। फिर शिकायत निवारण तंत्र तथा उस तक पहुंचने के ब्यौरे हैं कि मतलब अगर कोई ग्राहक जो है, कोई उपभोक्ता जो है सर्विस से, सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ शिकायत करे, मतलब उस तंत्र तक कैसे पहुँचे, उसका भी पूरा जो है वो डिटेल्स दिया होता है। फिर ग्राहकों से अपेक्षाएं भी इसमें होती हैं तो ये भी इसमें मेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ उल्लेख होती हैं, मतलब नागरिक चार्टर में होती हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, ये कुछ प्रोग्राम है हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, आप लोग इनसे जुड़िए। यहाँ होता क्या है कि डेली जो है आपको प्रश्न दिए जाएंगे, डेली आपको आंसर लिख के दिखाना है और फिर आपकी डेली कॉपी चेक होगी और डेली फिर जो है वो मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए 7303075007 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बताएंगे। हम यहाँ इतना ही बताना चाहते हैं कि देखिए जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे आप इसी तरीके से PDF में लिख के भेजेंगे, संस्थान के द्वारा प्रॉपर तरीके से इसका मूल्यांकन होगा। जो भी कमी रहेगी, यदि आप थोड़ा सा भी कम नंबर पा रहे हैं तो क्यों पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे इसमें सुधार करें। देखिए सारा कमेंट किया गया है इसी तरीके से, और जब सभी लोगों की कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो फिर जो है वो मॉडल आंसर आपको इसी तरीके से मिल जाएगा।
तो इस बैच से जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको न केवल डेली प्रश्न कराया जाएगा, उसका मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, और सबसे अच्छा तो ये है कि आपका जो है प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रश्नों का आपका संग्रह यहीं से आपको मिल जाएगा। बस इसको जो है आपको तैयार करके अपनी परीक्षा में चले जाना है। बस जितना आप यहाँ पढ़ के जाइए, तैयार करके लिख करके आ जाइए, तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। चलिए, इस तरह नागरिक अधिकार पत्र जो है वो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक उपयोगी जो है वो व्यवस्था होने के बावजूद भी प्रभावी जो है भूमिका नहीं निभा पा रहा है। क्योंकि उसमें कहा गया ना कि जो है नागरिक अधिकार पत्र जो है वो प्रभावी भूमिका में नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं? तो जिसके निम्न कारण जो हैं वो उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहला कारण है कि आम जनमानस में इसके बारे में जो है वो जागरूकता का अभाव। भाई, आप जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं और एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होंगे ही, और वो कभी भी बैंक में गए होंगे या किसी भी संस्था में गए होंगे, तो क्या उन लोगों ने अपने नागरिक अधिकार पत्र को देखा है या बैंक से मांगने का प्रयास किया है? मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि 100 में 90% जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं और इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो मतलब उसमें से 90 लोग ऐसे होंगे, अगर 100 स्टूडेंट होंगे, जो इस चीज़ को नहीं जान रहे होंगे। तो सोचिए, आप ग्रामीण स्तर के लोगों को अगर ये सोच रहे होंगे कि वो चीज़ों को जान रहे होंगे, तब तो ये कितनी बेईमानी है। तो सबसे पहली जो समस्या यही है कि इसके प्रभावी न हो पाने का, क्योंकि अशिक्षा है, लोग अपने हक अधिकार के लिए उतने अभी अवेयर नहीं हैं। मानकों के निर्माण में विभागीय हीला हवाली। आप सभी जानते होंगे कि जो विभाग होते हैं वो भी अपनी स्वायत्तता, एक तरीके से स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता भी आप कह लीजिए कि वो स्वच्छंदता खोना नहीं चाहते, क्योंकि स्वच्छंदता तो सबको अच्छी लगती है, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं विभाग भी जो है कुछ बदमाशी करते हैं और जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर के वो खुद हीला हवाली करते रहते हैं। तो दूसरा एक कारण है इसके असफल होने का। फिर शिकायत निवारण तंत्र का जो है वो प्रभावी न होना, क्योंकि पीछे मैंने बताया है कि भाई इसमें शिकायत निवारण की भी जो है वो व्यवस्था है, लेकिन यदि आप बैंक में ही गए, आपको खाता खुलवाना है और कुछ समस्या आ रही है, स्टाफ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आप जो है शिकायत किए, अब इस शिकायत को आप कर तो दिए, लेकिन इस पे अमल करने वाला कोई है ही नहीं है। बस वो शिकायत आप कर दिए, 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, चौथी बार आप खुद थक हार के छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि जो इसमें प्राइवेट बैंक है वो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो सरकारी बैंक है वो संघर्ष करते दिख रहे हैं। क्योंकि सरकारी जो बैंक होते हैं वो तो एक तरीके से उनको लगता है कि बस अब नौकरी पा गए हैं, तो अब हम तो डिस्टर्ब होंगे नहीं। प्राइवेट में क्या रहता है कि प्रतिस्पर्धा रहती है, नौकरी जाने का डर रहता है, तो थोड़ा सा एक अंकुश रहता है। और इसीलिए स्वच्छंदता मतलब कहीं से ठीक नहीं। स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता की जो अगला स्टेप है स्वच्छंदता, ये नुकसानदायक होता है। तो आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं बैंकिंग व्यवस्था का, और चूंकि आप सभी बैंक से 2-4 हुए ही होंगे, मतलब अभी ये स्थिति है, कुछ ऐसे बैंक हैं सरकारी कि वहाँ जाने पर वाकई में उन लोगों को लगता है कि बैंक को डुबोने की सब सुपारी लेके बैठे हैं वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, कि कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ें कारगर होती, जो नागरिक अधिकार पत्र है इस पर कायदे से कार्रवाई होती, तो वो लोग भी दुरुस्त होते, सही दिशा में काम कर रहे होते। फिर नागरिक अधिकार पत्र के क्रियान्वयन में भी जो है वो खामियां हैं। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये इसकी समस्या के कारण हैं। फिर नागरिक अधिकार पत्र को प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए निम्न कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। क्योंकि प्रश्न के आपके दूसरे पार्ट में यही है कि अगर ये प्रभावी नहीं है तो इनके प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रयास है कि प्रत्येक सेवा के लिए जो है वो मानक
और मानदंड जो है वो निर्धारित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीज अगर निर्धारित होगी तो कहीं न कहीं जवाबदेहिता और पारदर्शिता दोनों जो है वो सुनिश्चित होगी। और जब ये दोनों चीजें होंगी तो काम की दक्षता और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाएगी। फिर सेवाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, ये भी महत्वपूर्ण है कि भाई कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रदाता है, वो जो सर्विस दे रहा है वो अपने उसमें स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख करे। जब स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा तो जो ग्राहक होगा वो भी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेगा, और अगर उसके सेवा में कुछ भी कटौती होती है तो वो जा करके फिर कंप्लेंट करेगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जो है वो संहिता का पालन किया जाए। और अगला, आधारभूत संरचना का निर्माण कर नवीन तकनीक से इसे जोड़ा भी जाए। मतलब वही कि जो है इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो है वो प्रोवाइड करवा जाए, इंटरनेट की सुविधा के द्वारा जो है इसे और सहजता से लोगों को उपलब्ध कराया जाए। फिर नागरिक घोषणा पत्र समयबद्ध पुनर्मूल्यांकन किया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार अगर नागरिक घोषणा पत्र बन गया तो वो अब साल दर साल वो चलता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि समय सापेक्ष उसमें कुछ चीज़ें हटाई जानी चाहिए और कुछ चीज़ें बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी नियम कानून एक समय तक ही वो महत्व में होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता को जो है वो खोने लगते हैं। जो अप्रासंगिक हो चुके नियम कानून होते हैं उनको हटाने की ज़रूरत होती है, और जो नए और नए और ज़रूरी जो नियम कानून होते हैं उनको अडाप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो मतलब यही कि इसमें जो है पुनर्मूल्यांकन भी होते रहना चाहिए, समीक्षा मतलब होती रहनी चाहिए। और सबसे बड़ा कि जवाबदेही को बढ़ाया जाए, कि मतलब जो जिस क्षेत्र के लिए, जिस कार्य के लिए जिसकी नियुक्ति हुई है, जो जिसके पास कार्य है, तो वो अपने कार्य को सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। यदि वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके प्रभावी बनाने के लिए की जा सकती हैं। अतः देश में सुशासन तथा समावेशी विकास हेतु तो आवश्यक है कि नागरिक अधिकार पत्र के प्रति जो है सबसे पहले तो जन जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाए, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का भी जो है वो विकास हो सके। तो देखिए 8 अंक का चूंकि प्रश्न है तो इसमें इससे ज़्यादा जो है वो भूमिका या निष्कर्ष लिखने का स्कोप रहता नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा भूमिका, निष्कर्ष या प्रश्न को लंबा लिख कर आने का मुंह पालेंगे तो आपका जो है लास्ट में प्रश्न छूट जाएगा, और लास्ट के प्रश्न जो होते हैं वो 12 अंक के होते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर 2-3 प्रश्न भी आपके छूटे तो वो आपको मुख्य परीक्षा से बाहर कर देंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पे मुख्य परीक्षा में प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। और जो हमारे मुख्य परीक्षा के बच्चे हैं जो इस बार मेंस दे रहे हैं, हम उनको पर डे यही कहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा लिखने का मोह मत पालिएगा। आपको ऐसा प्रश्न कुछ आयोग देगा भी कि आपको लगेगा कि यार ये क्या प्रश्न पूछ गया, इसको तो हम बहुत बढ़िया से लिखते हैं, और आप लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, पता चलेगा उसी में 3 पेज लिख दिए। लिखना है आपको 125 शब्दों में, आप 300 शब्द लिख रहे हैं। तो जो 300 शब्द लिख रहे हैं मतलब 175 शब्द जो ज़्यादा गए, तो वो 175 शब्द की कीमत आप आगे चल के चुकाएंगे प्रश्न को छोड़ करके। तो प्रश्न छूटना नहीं है, कितनों आ रहा हो, आप 125 शब्द का है तो 130 शब्द में आ जाइए या 120 शब्द, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 8 अंक का जो प्रश्न है तो उसको 300 शब्दों में लिख देंगे तो आप उसमें 10 नंबर पा जाएंगे। 8 अंक का है, अगर एक औसत भी लिखेंगे 2.5-3 पाएंगे, थोड़ा अच्छा लिखेंगे 4 पाएंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे 4.5-5 नंबर पा जाएंगे। 5 तो मैक्सिमम है, 8 में 8 तो पाएंगे नहीं। और अगर बाद में 12 अंक का प्रश्न आप छोड़ के आ गए तब क्या होगा, तो ये गलती मत करिएगा। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे जुड़िए। टेलीग्राम को तो ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ बहुत सी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम निःशुल्क मिलती रहती हैं। ये 2 हमारे चैनल हैं यूट्यूब के, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल है ये, और एक समृद्धि IAS। इन दोनों को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे, या हमसे आप बात भी कर सकते हैं।
तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।